हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट पे आज मेरा 30th लेक्चर वीडियो है। 29 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। एंड इस समय जो टॉपिक हम लोग ओबी का डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्क स्ट्रेस। इस पे एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड आज हमारा सेकेंड लेक्चर वीडियो है ऑन द टॉपिक वर्क स्ट्रेस। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक है वर्क स्ट्रेस, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एंड आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि स्ट्रेस क्या होता है, वर्क स्ट्रेस या जॉब स्ट्रेस कहिए वो क्या होता है, डिटेल में समझा था। इसके कारण क्या है ये हमने समझा, स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, कौन कौन से स्ट्रेसर्स हैं ये सब समझा था। कितने टाइप के वर्क स्ट्रेस हैं ये हमने थोड़ा सा पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो ये दोनों टॉपिक हमने पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे एंड आज हम बचे हुए जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है ये देखेंगे एंड उसके बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको बताऊंगी। ठीक, और ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाता है ये इंडिविजुअल लेवल पे भी किया जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाता है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, टूल है, टेक्निक है जिनसे स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है वो सब आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। और एक बात और कहूंगी कि पिछला लेक्चर भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें हमने डिटेल में मीनिंग एंड कॉजेस पढ़े हैं। ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये स्लाइड मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में दिखाई थी, आज बस चलिए शॉर्ट में बस बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस का मतलब पता होना जरूरी है। देखिए स्ट्रेस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस मतलब होता है तनाव। हमें कभी कभार नहीं होता है, स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, चिंता होती है, कुछ प्रेशर फील करते हैं, कुछ दबाव फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। बहुत सारे थिंकर्स ने स्ट्रेस की डिफिनीशन दी है जिसमें एक ये डिफिनीशन जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये काफी अच्छी डिफिनीशन है। स्ट्रेस क्या है, ये परिणाम है, ये कॉन्सिक्वेंस है किस चीज का, एक्सटर्नल एक्शन, बाहर के किसी एक्शन का, सिचुएशन का या इवेंट का परिणाम हम पे जो पड़ता है। अगर हमसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमसे कुछ डिमांड किया जा रहा है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल, तो उसके कारण पर्सन पे क्या आता है, स्ट्रेस आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम आने वाले हैं तो हमसे क्या, अगर एक स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर वो पहले 2-3 घंटे पढ़ता था तो अब अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ा दे, 5-6-7 घंटे पढ़े। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा तो स्ट्रेस आएगा ना, क्योंकि उसको फिजिकल स्ट्रेस भी आएगा, क्योंकि अगर इतने घंटे इतने लंबे यार अगर आपको पढ़ने हैं तो इतने घंटे की सिटिंग भी तो चाहिए, तो स्ट्रेस है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस, ये एक कॉन्सिक्वेंस होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, एडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है टू एक्सटर्नल एक्शन, सिचुएशन या इवेंट पे। ठीक है, और ये इवेंट या सिचुएशन एक्शन हम पे स्पेशल या साइकोलॉजिकल डिमांड मतलब करती है कि पर्सन को वैसा बिहेव करना होता है। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेस। ये वैसे डिटेल में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, आज बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया स्ट्रेस का। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, तो पिछले भी लेक्चर में बताया था, आज मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस जो होता है ना बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है ईयू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। ईयू स्ट्रेस क्या होता है, देखिए पिछले लेक्चर में जब मैंने स्ट्रेस के फीचर्स बताए थे तब मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ या कह लीजिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस अच्छा होता है। ये हमसे कह लीजिए हमारी परफॉर्मेंस को निकाल के लाने में हेल्प करता है, हमारी हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं अगर हम में क्या है एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस है, तो ये अच्छी बात है, इससे हमारा परफॉर्मेंस और बढ़िया होता है। ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं, हमको ये स्ट्रेस ही न ले, आराम करें, घूमे फिरे, तो क्या ये अच्छी बात है, नहीं। तो स्ट्रेस होना चाहिए एक लेवल तक, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज गुड। तो उसी को कहा जाता है, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस जब होता है ना, इसको कहा जाता है ईयू स्ट्रेस। ठीक, तो स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। ईयू स्ट्रेस क्या होता है, जब एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस हो जिससे हमारी परफॉर्मेंस और बढ़ जाए, जो हमारी परफॉर्मेंस में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे, उसको कहते हैं ईयू स्ट्रेस। एंड ईयू स्ट्रेस से क्या होता है, इंप्लॉय जो है बेटर वे में परफॉर्म कर पाता है। ठीक, तो दिस इज ईयू स्ट्रेस। अगला क्या है, डिस्ट्रेस। दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हो जाए जिससे हम काम ही ना कर पाए, हमारी परफॉर्मेंस और खराब हो जाए, ठीक है, जिससे हमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाए, हम डिसफंक्शन हो जाए, नेचुरल वे में बिहेव ना कर पाए, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए, तो वो सब क्या है, डिस्ट्रेस।
ठीक है, एंड ये हमारी परफॉर्मेंस पे निगेटिवली इंपैक्ट डालता है, डिस्ट्रेस, राइट। तो दो टाइप के स्ट्रेस है, ईयू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस। इसमें क्या रिलेशनशिप है? मैं बताई थी ना, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्ट्रेस अच्छा होता है, वो हमारी परफॉर्मेंस पे पॉजिटिवली इंपैक्ट डालता है। तो चलिए ग्राफ से समझते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रेस को शो किया एंड वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस को। तो स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, अगर आप कोई स्ट्रेस ले ही नहीं रहे हैं, एकदम लो स्ट्रेस है, तो परफॉर्मेंस लो रहेगी, नो डाउट, आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं हो रहा। लेकिन धीमे धीमे जब स्ट्रेस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज गुड फॉर द परफॉर्मेंस। मैंने बताया ना, एक लेवल ऑफ स्ट्रेस तो होना ही चाहिए। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस पे हमारी परफॉर्मेंस हाई होती है, सबसे अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन बताया था ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस अगर यहां से और बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, तो अब इसके आगे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ने के बजाय ना घटने लगेगी। एक लिमिट के ऊपर स्ट्रेस फिर इंसान हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो फिर हमारी परफॉर्मेंस घटने लगेगी। तो ये जो ग्राफ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और बहुत अच्छे से इस ग्राफ में बताया गया है कि किस तरीके से स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड है। तो ये ग्राफ जरूर बनाइएगा। ये स्ट्रेस है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, पहले परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन और बढ़ जाएगा स्ट्रेस तो हमारी परफॉर्मेंस घटने लगेगी। तो यही देखिए, मैं लिखा है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस पे, यानी ईयू स्ट्रेस पे हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत कम हो या स्ट्रेस बहुत हाई हो, तो परफॉर्मेंस क्या होती है, लोअर होती है, ठीक। और एक बात और है कि हर इंडिविजुअल के लिए ये जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस है ना, ये अलग अलग होगा, ठीक। हर इंडिविजुअल अलग है, कौन कितना प्रेशर हैंडल कर पाता है, कौन कितना स्ट्रेस हैंडल कर पाता है, ये अलग अलग है। तो सबका ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का इंपैक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या होता है। तो इसके 5 इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं। पहला क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तीसरा क्या है, बिहेवियरल प्रॉब्लम। चौथा है बर्नआउट एंड नेक्स्ट इज रस्ट आउट। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं स्ट्रेस के। और अब ये जो 5 इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इनको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो फिजिकल प्रॉब्लम भी तो होने लगती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हम ठंडे पड़ जाते हैं, ऐसा भी तो होता है, बहुत स्ट्रेस में लोग ठंडे हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर फॉल हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। और फिर ये जो बीपी, हार्ट रेट और ये सारी चीजें मिलके बहुत सारे डिजीजेस को जन्म देती हैं। तो इसलिए दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, ये पहला इफेक्ट है। दूसरा जो इफेक्ट है स्ट्रेस का, वो क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है स्ट्रेस के कारण। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब हम हाई स्ट्रेस के कारण क्या होता है, बहुत गुस्सा, भी बहुत इरिटेटेड, गुस्सा, एंजाइटी, घबराहट होने लगती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं लोग, इरिटेट हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस के कारण आती है। और हर इंडिविजुअल, मैंने बताया ना, हर इंडिविजुअल अलग है, हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी अलग अलग है टू बियर द स्ट्रेस। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है, जो इफेक्ट है स्ट्रेस का, दैट इज बिहेवियर प्रॉब्लम। बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हो तो लोग क्या करने लगते हैं, गलत तरीके से बिहेव करने लगते हैं। बहुत हाई स्ट्रेस को लोग नहीं फेस कर पाते हैं, बहुत गलत तरीके से बिहेव करने लगते हैं। आपने देखा होगा, स्ट्रेस में लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, नींद उड़ जाती है, स्लीपलेसनेस हो जाती है, ज्यादा खाने लगते हैं या खाना ही बंद कर देते हैं, ऐसा होता है ना, ड्रग के एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं। तो ये सब क्या है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में आती है, हाई स्ट्रेस में, ठीक। तो ये तीसरा इंपैक्ट हुआ। चौथा इंपैक्ट क्या है, चौथा इंपैक्ट है बर्नआउट हो जाना। बर्नआउट होना मतलब एग्जॉस्ट हो जाना। अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय तक ओवरवर्क रहेगा, लंबे समय तक ओवरवर्क रहेगा, तो वो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो बर्नआउट हो जाएगा। एंड बर्नआउट इज अ स्लो प्रोसेस, एग्जॉस्ट हो जाना। एक पर्सन जो बहुत लंबे समय से प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस फेस कर रहा था, तो वो क्या होता है, वो फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है बर्नआउट होना। स्ट्रेस के कारण लोग टूट जाते हैं फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे, बहुत लंबे समय से वो अगर ओवरवर्क रहते हैं। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, ठीक। एंड जनरली जो लोग वर्काहोलिक होते हैं, वर्क एडिक्ट जो लोग होते हैं ना, वो लोग इस टाइप का स्ट्रेस फेस करते हैं, बर्नआउट, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रस्ट आउट, लेकिन उससे पहले ना मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अगस्त 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें 2 और सब्जेक्ट ऐड कर लीजिए, ऐसे पीएम कंप्लीट करा चुकी हूँ एंड ओबीबीएफ फिनिश होने पे है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये जो सब्जेक्ट है मेरे फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोडेड है। दिस इज माय फर्स्ट चैनल, दिस इज माय सेकंड चैनल। और एक बात और है, ये अभी तक है, अगस्त 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा एंड मेरे फर्स्ट एंड सेकंड चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। एंड वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स के साथ। एंड नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम पे ही मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपडेट टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ, राइट। चलिए पांचवा इफेक्ट देखते हैं स्ट्रेस का, दैट इज रस्ट आउट। रस्ट आउट मतलब क्या होता है? जंग लग जाना। अगर किसी एम्प्लॉय को अंडर वर्क रखा जाए, ठीक है, मतलब उसे काम ही ना कराया जाए, वो बहुत ही स्किल्ड एम्प्लॉय है लेकिन उसे काम ही ना दिया जाए, अंडर यूटिलाइज रखा जाए, ठीक है, उसे काम करने का मौका ही नहीं दिया जाए, तो वो एम्प्लॉय क्या होगा? अगर वो काम करने वाला एम्प्लॉय होगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेट होगा। तो जैसे नहीं जंग लग जाता है, जो रस्टिंग जो आयरन की चीजें होती हैं उन्हें यूज ना किया जाए, ऐसे ही पड़े रहे तो उनमें जंग लग जाता है ना, बस वही एम्प्लॉय के साथ भी है। तो ये भी एक रीजन, ये भी एक इफेक्ट होता है स्ट्रेस का, कि अगर उसको यूज ही नहीं किया जा रहा है, उस एम्प्लॉय को काम ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा? वो एम्प्लॉय यूजलेस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का एक इफेक्ट ये भी है, ठीक है, कि अंडर वर्क हो जाएगा एम्प्लॉय, अंडर यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो ये हो गए इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। आगे अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो आपने देखा हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन पे, इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल की फैमिली पे, सब पे बहुत बुरे असर पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर स्ट्रेस है तो उसका बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट है हाई स्ट्रेस का। तो इसलिए बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रेस को मैनेज करे, तभी इंडिविजुअल की फैमिली एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तभी फ्लरिश कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक आया है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस तो पढ़ लिया, कारण क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है, सब पढ़ लिया। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? स्ट्रेस तो अनअवॉइडेबल है, स्ट्रेस तो होगा ही, लेकिन अब उसे मैनेज कैसे किया जाएगा वो पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज बेसिकली टूल, स्ट्रेटजी या टेक्निक जो रिड्यूस करती है स्ट्रेस, ठीक है। वो टेक्निक, वो टूल, वो स्ट्रेटजी जिनसे स्ट्रेस कम होता है, जिनसे जो निगेटिव इंपैक्ट है स्ट्रेस का वो कम होता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली तब करना पड़ता है जब इंडिविजुअल इज अनेबल टू कोप विद द डिमांडिंग एनवायरमेंट। जब जो इंडिविजुअल है स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है, उससे कोप अप नहीं कर पा रहा है, जो आसपास का एनवायरमेंट है वो बहुत डिमांडिंग है और ये इंडिविजुअल इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तब वो स्ट्रेस में रहेगा, उसे मैनेज नहीं कर पाएगा, तब स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत है। और ये इंडिविजुअल अगर चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा है तो इससे क्या होगी? एंजाइटी क्रिएट होगी। तो इसीलिए आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जो किया जाता है वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, दोनों लेवल पे स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। पहले हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे। तो इंडिविजुअल कोपिंग स्ट्रेटजी, यानी कोई इंडिविजुअल अपने लेवल पे अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहता है तो वो क्या क्या कर सकता है? तो सबसे पहला है फिजिकल एक्सरसाइज। तो बता दो, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है टू गेट बॉडी फिट, यानी बॉडी को फिट करने के लिए, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका है। बहुत सारी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, जैसे वॉकिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है, स्विमिंग है, प्लेइंग है। तो ये सब जो मेथड है ना, इनसे स्ट्रेस को ओवरकम किया जा सकता है। या फिर एक बहुत अच्छा तरीका है योगा, योगा से भी, मेडिटेशन से भी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब हो गया पहला तरीका। दूसरा क्या है? रिलैक्सेशन, रिलैक्स करने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो अगर रिलैक्स करेंगे ना, सिंपली रिलैक्स, ठीक है, उससे भी बहुत आराम मिलेगा। मेडिटेशन करना, रिलैक्सेशन करना, तो इससे भी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है।
तीसरा जो तरीका इंडिविजुअल लेवल पे किया जा सकता है टू रिड्यूस द स्ट्रेस, वो क्या है? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का क्या मतलब है? नेटवर्किंग का मतलब है कि ये जो इंडिविजुअल है अपने आसपास कुछ ऐसे क्लोज लोगों को रखे, कुछ क्लोज एसोसिएशन रखे कुछ लोगों से, ठीक है? चाहे वो उसके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, उसके कोवर्कर हो सकते हैं, उसका पार्टनर हो सकता है, उसके कलीग हो सकते हैं, कोवर्कर या कलीग एक ही बात है, वो हो सकते हैं जो उस पे ट्रस्ट करते हो, उसको सुने, उसमें कॉन्फिडेंस लाएं। अगर ये पर्सन बहुत टेंशन में है, ठीक है, ऐसा होता है ना, हम अगर बहुत टेंशन में हैं, हम अपने फ्रेंड से बात करें तो हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। हम टेंशन में हैं, बट अगर हम अपने फैमिली मेंबर से बात करें, अपनी मम्मी से बात करें, या मैं अपने बच्चों के साथ खेलूं तो स्ट्रेस कम होता है ना। तो बस वही बात है, अपने आसपास ऐसे लोगों को सराउंड करिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी जो भी बातें हैं वो उनके साथ शेयर करिए, इससे भी स्ट्रेस कम होता है। तो यही है नेटवर्किंग, तीसरा तरीका। तो ये 3 तरीके थे इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रेस को कोप अप करने के। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे 4-5 चीजें की जा सकती हैं। पहला क्या है? सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर, वो अगर है तो वो किस कारण से होता है? ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस गलत हो, फॉल्टी हो, या प्रैक्टिसेस गलत हैं, तो उसकी वजह से भी इंप्लॉय बहुत स्ट्रेस में रहता है। ठीक है, तो वो चीजें कैसे ठीक की जा सकती हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो अगर सपोर्टिव है तो एम्प्लॉय कम स्ट्रेस में रहेगा। उस एम्प्लॉय का जो बॉस है वो अगर सपोर्टिव है तो एम्प्लॉय कम स्ट्रेस में रहेगा। तो वही है, उस एम्प्लॉय को सपोर्टिव एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड किया जाए, इससे एम्प्लॉय कम स्ट्रेस में रहेगा। अगला क्या है? जॉब एनरिचमेंट। देखिए, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो इसलिए भी स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि जो उनका जॉब है ना वो एकदम इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत मोनोटोनस है, डेली वही काम करना है, वो कर करके बोर हो चुके हैं। तो इसलिए स्ट्रेस को रिड्यूस करने का एक तरीका ये भी है कि जॉब को फिर से थोड़ा सा रीडिजाइन किया जाए और जॉब को इनरिच किया जाए, जॉब को और बढ़िया किया जाए, इंप्रूव किया जाए उसका कंटेंट, और जो एम्प्लॉय है उसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मॉडिफाई किया जाए, एम्प्लॉय को थोड़ी रिकॉग्निशन मिले, एम्प्लॉय को थोड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए अचीवमेंट की। तो इससे क्या है? जॉब एनरिचमेंट इसको कहते हैं। तो इससे भी एम्प्लॉय का स्ट्रेस कम होता है, एम्प्लॉय और ज्यादा क्रिएटिव बनता है और उसका स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, तीसरा क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल रोल क्लैरिटी। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके जो रोल है वो सब क्लियर अगर रहेंगे तो कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होगा, किसी भी 2 एम्प्लॉय के बीच में कंफ्लिक्ट नहीं होगा और कोई स्ट्रेस इस टाइप का क्रिएट ही नहीं होगा। अगर सारी चीजें क्लियर हैं, रोल क्लैरिटी है, तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये तीसरा तरीका यूज कर सकते हैं। अगला क्या है? करियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग। एचआर में आपने पढ़ा होगा करियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग, तो वही है, करियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग भी एम्प्लॉय की बहुत हेल्प करता है। इसमें क्या होता है? प्रोफेशनल एडवाइस प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय को रिगार्डिंग द करियर पाथ, कि एम्प्लॉय जो है करियर में आगे क्या कर सकता है, उसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उसके लिए है, वो अपने पर्सनल गोल, एम्प्लॉय अब करियर वाइज जो भी अचीव करना चाहता है, उसके जो पर्सनल गोल है वो कैसे अचीव कर सकता है, और उसको क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए, और उसको क्या क्वालिफिकेशन ऐड करनी चाहिए, उसको और किस स्किल की जरूरत है, ये सब उसे बताया जाता है। तो इससे भी स्ट्रेस रिड्यूस होता है। ठीक है, जब एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वो स्ट्रेस फ्री भी तो रहेगा। अगला क्या है? कुछ स्ट्रेस कंट्रोल वर्कशॉप या सेमिनार्स वगैरह करा सकती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इवन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कराया जाता है, पर्टिकुलर इंटरवल पे पीरियोडिकली जो है कुछ वर्कशॉप्स, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ सेमिनार्स वगैरह कराए जाते हैं स्ट्रेस को कंट्रोल, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट मेथड जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे और ये इंडिविजुअल के लेवल पे, टू रिड्यूस द स्ट्रेस, राइट। और इसी के साथ अब हमारा ये जो स्ट्रेस का पूरा चैप्टर है ये फिनिश होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? स्ट्रेस पढ़ा, इसके फीचर्स पढ़े, कॉजेस पढ़े, टाइप पढ़े, इफेक्ट पढ़े, स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़े, और इसी के साथ स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस या वर्क स्ट्रेस कह लीजिए, ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अगले लेक्चर में अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओपी का, राइट। तब तक जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा, राइट। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।